हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे चैप्टर 3 क्लास 8 है। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें मुझे कुछ डेफिनेशंस ही हैं जो हम पहले यहाँ बताएंगे। एक तो होता है, सबसे पहले जो हम बात करते हैं प्लेन सरफेस। क्या प्लेन सरफेस क्या होता है? जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये हमारे प्लेन सरफेस है। इसको हम जो है कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। ये हमारा प्लेन सरफेस है। अब इस प्लेन सरफेस में सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन कर्व की। कर्व क्या होता है? व्हेन वी ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल देन वी गेट ए प्लेन कर्व। अगर हम कोई ऐसा उस पॉइंटों को मिलाते हुए ऐसी फिगर खींचें कि जहां पर हम जो है पेंसिल को लिफ्ट नहीं करेंगे, उठाएंगे नहीं। तो जैसे मैं यहीं पे थोड़ी थोड़ी जगह यहीं पे बताता रहूंगा। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे एक बनाया डायग्राम, इस तरीके से बना दिया। ये देखिए, ये तो ये हमारा जो है एक कर्व हो गया, प्लेन कर्व, क्योंकि मैंने कहीं पर भी पेंसिल को उठाया नहीं है। ठीक है, जैसे इस तरीके से हो जाता है। जैसे मान लिया मैंने ये बना दिया, ये यहाँ इसमें जो है कहीं पर भी पेंसिल को उठाया नहीं गया, तो ये हमारे जो है प्लेन कर्व कहलाएंगे। इसे हम कहेंगे प्लेन कर्व। ठीक है, इट कुड बी ओपन और क्लोज। ये ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। अब क्लोज तो क्या है? जैसे ये बिल्कुल बंद है, ये क्लोज कर्व हो गया। अब अगर मान लो इसी तरीके से मैं ऐसे बना करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ, तो ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है ना, ये ओपन कर्व हो गया। जैसे मान लीजिए ये बनाया, इस तरीके से बना, यहाँ पे आके छोड़ दिया, इसका एंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट मिला नहीं है, तो ये हमारा ओपन कर्व कहलाएगा। तो ये प्लेन कर्व समझ आ गया। कहाँ क्लोज होगा और कौन सा ओपन होगा। यानी बिना पेंसिल को उठाए हम जो फिगर बनाएंगे वो हमारा कर्व कहलाएगा। ठीक है, ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीगन की। देखिए, अब पॉलीगन जो होता है, सबसे पहले हम बात पॉलीगन की करेंगे। तो पॉलीगन जो होता है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। एक ऐसा प्लेन कर्व, हमें सिंपल कर्व क्लोज्ड कर्व बनाना है। क्लोज कर्व पॉलीगन होगा, क्लोज कर्व। ठीक है, और बनेगा किससे? वो ओनली लाइन सेगमेंट, केवल वो जो है लाइन सेगमेंट से बनेगा, उसको हम कहेंगे पॉलीगन। जैसे अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ये बना दिया, ये हमारा ये क्लोज कर्व है। ठीक है ना, ये हमारा क्लोज कर्व है और ये लाइनों से मिलके बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से, तो इसको हम पॉलीगन कहेंगे। ठीक, ऐसे ही मान लिया, अब मैं ऐसे बना दिया, ट्रायंगल बना दिया मैंने, तो ये भी हमारा क्या है? क्लोज कर्व है, बन रहा है ना, और ये भी लाइनों से बन रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा पॉलीगन। लेकिन अगर मैं कहीं ऐसे बना देता हूं इस तरीके से, अब ये क्लोज कर्व तो है लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है लाइन सेगमेंट नहीं है। समझ आ रही बात? ऐसे मान लिया, ऐसे मैंने ये बना दिया, ये इस प्रकार से ऐसे आया, ऐसे बन गया ये। तो अब यहाँ पर क्या है? ये भी हमारा जो है, ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। क्लोज कर्व तो है, ये क्लोज तो है पूरा ये, लेकिन इसमें जो है लाइन, ये कह रहा है ओनली लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से ही बनना है, वही हमारा पॉलीगन कहलाएगा। तो कहा पॉलीगन कैसा होता है ये बता दिए। अब देखिए, इसमें पॉलीगन हम पढ़ते आए हैं लेकिन उसका नाम अलग देते थे। जैसे मान लिया किसी 3 साइड पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है ना, 4 साइड का जो पॉलीगन होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 5 साइड का जो पॉलीगन होता है उसको हम पेंटागन कहते हैं। 6 साइड वाले को हमने जो है हम कहते हैं हेक्सागन। तो इस प्रकार से इनका जो है 7 साइड वाला को कहते हैं हेप्टागन, और 8 साइड वाला जो होता है उसको कहते हैं ऑक्टागन। ठीक, और 9 साइड वालों को नॉनागन कहते हैं। ठीक है, नॉनागन, और 10 साइड वालों को हम कहते हैं डेकागन। तो इस प्रकार से है तो वही चीज जो हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम इसको जो ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलेटर हो गया, और पेंटागन हो जाता है जैसे जिसकी 5 साइडें होंगी इस प्रकार से। ठीक है ना, ये हमारी 5 साइडें होगी, तो इसको पेंटागन कहा गया। तो ये सब हमारे पॉलीगन हैं। तो पॉलीगन की डेफिनेशन क्या हुई? पॉलीगन की डेफिनेशन होती है क्लोज्ड कर्व होगा, लेकिन बनेगा किससे? वो लाइन सेगमेंट से बनेगा। तो अगर कहीं पर ऐसा बना हुआ है, कहीं ऐसा बना हुआ है, तो वो हमारा पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, इतना सुनना आगे। अब ये पॉलीगन के टाइप है, अलग अलग टाइप के पॉलीगन। सबसे पहला आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा तुम्हें।
डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, द पॉलीगन विच हैव ऑल द डायगोनल्स इनसाइड द कर्व। जो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, पॉलीगन क्या है तो कर्व ही है ना, ये कर्व ही तो है, क्लोज्ड कर्व है। तो पॉलीगन में हम जो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा उसमें जो ऑल डायगोनल्स होंगे वो कर्व के अंदर होंगे, यानी जो भी फिगर दे रखी है उस फिगर के अंदर डायगोनल होगा। डायगोनल क्या होते हैं ये पढ़े होंगे आप लोगों ने। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर ये इस प्रकार से बना दिया है ना, और इसका ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब इसके डायगोनल क्या होते हैं, ए को मैं किससे ज्वाइन करूंगा, इसके सामने वाले पॉइंट से। तो जैसे ये इसको इससे मिला दिया, ये डायगोनल हो गया, इसको इससे मिला दिया, ये इसका डायगोनल हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है कॉन्वेक्स पॉलीगन में जो हमारे डायगोनल होंगे वो इनसाइड द कर्व होंगे, कर्व के इनसाइड ही बनेंगे। जैसे मैंने ये बनाया, ये हमारा ये कैसा ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन, सुना। तो इस तरीके से ये हमारे हो जाएंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन जो है। ठीक, और भी कई तरीके हम दिखा सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास, जैसे हम लेते हैं इसमें जब मैंने इसको पेंटागन ले लिया, एक तो ये हो गया, और ऐसे ही जो है अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये पेंटागन ही बनेगा यहाँ पर जब बनाने में हो रही है। तो जैसे मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है ना, इसको इससे मिला दिया, ये डायगोनल देखें तो ये हमारे क्या है कि फिगर के अंदर ही डायगोनल आएंगे। तो ऐसे पॉलीगन को हम कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें एक चीज है, इट्स ऑल एंगल शुड बी लेस देन 180। इसके हर एंगल जो है 180 से कम होगा। जैसे ये देखो 180 से कम होंगे एंगल जो है, इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे मान लो एक रेक्टेंगल बना देते हैं, अब रेक्टेंगल इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से रेक्टेंगल बना दिया ये। अब इसका डायगोनल क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये क्या है डायगोनल फिगर के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब रेक्टेंगल भी हमारा किसका एग्जांपल हुआ, कॉन्वेक्स पॉलीगन का। और इसका एंगल जो है ये 180 से कोई बड़ा नहीं है, सब 180 से छोटे होंगे, तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कॉनकेव पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन कैसा होगा, अब देखें, द पॉलीगन विच हैव सम ऑफ इट्स डायगोनल आउटसाइड द कर्व। इसमें जो है जो डायगोनल होंगे, कुछ डायगोनल ऐसे हो सकते हैं जो कि उस फिगर के बाहर आए, फिगर के बाहर आए। जैसे यहाँ फिगर के अंदर आ रहे हैं डायगोनल, इसमें जो है कुछ डायगोनल जो होंगे फिगर के बाहर आएंगे, तो उसको हम कहेंगे, अगर ऐसा पॉलीगन होगा हमारे पास तो हम उसको कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। तो कॉनकेव पॉलीगन, इसकी एक और खास बात क्या है कि इट्स एटलीस्ट वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180। इसका कम से कम एक एंगल जो होगा वो 180 से बड़ा होगा, ये भी इसकी पहचान है। जैसे एक फिगर बना के दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए ये है, अब ये है, अब यहाँ पर क्या है, ये है तो क्लोज फिगर, है तो कर्व हमारा, है ना। और कर्व भी क्या है, पॉलीगन ही है ये, जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, पॉलीगन है, क्लोज है। अब हमें बताना है कि पॉलीगन जो है कॉन्वेक्स है कॉनकेव। अगर इसमें जो है, अब अगर मैं जैसे मान लिया मैंने ये एक तो इसको मिला दिया, ये डायगोनल ही मिल गया, एक डायगोनल ये आ रहा है, ये देखो ये डायगोनल, तो ये डायगोनल कहाँ है, इस फिगर से बाहर बन रहा है ये। तो ये जो हमारा फिगर होगा, इस फिगर को हम कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। और इसका देखो मैंने कहा ना 180 से ज्यादा होना चाहिए ये एंगल, ये देखो अगर मैं इसको मिटा दूं यहाँ ऐसे, ये ऐसे था ना ये, तो अगर ये एंगल देखो ये वाला 180 से बड़ा है, तो ऐसी फिगर को हम कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। तो इस तरीके से और भी इसमें दिखा रखे हैं, जैसे एक ऐसे दिखा रखा है, पर इस तरीके से दिखा दिया ये भी देखो, इसमें अगर मैं इसको मिलाता हूँ, ये डायगोनल ये जो है ये आ रहा डायगोनल, ये बाहर आ गया ना फिगर के, ये हमारा वो हो गया, ठीक है। और ये एंगल हमारा जो है 180 से बड़ा है। तो ऐसे फिगर को या ऐसे पॉलीगन को हम कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। ये हो जाता हमारा कॉनकेव पॉलीगन। अब इसी तरह में इसके जो है थोड़े और आगे हम बात करेंगे
कि इसमें एक होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी जो हमने बात कर रहे हैं ये तो दो ही हो गए, कॉन्वेक्स कॉनकेव। और अब इसमें हम बात करेंगे, और ये हमारा रहेगा एक होता है रेगुलर पॉलीगन और एक होगा इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन पहले हम बात करेंगे। अब इसमें रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, इफ ऑल द पॉलीगन साइड्स, if all the polygon sides and interior angles are equal, if all the polygon sides and interior angles are equal, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। जैसे अब क्या होगा, यानी हमारे पास ऐसा पॉलीगन हो जिसकी साइडें और एंगल सब इक्वल हो। जैसे हमने देखा है, हमें पता है स्क्वायर, हम जानते हैं स्क्वायर में क्या होता है ना, इसका एग्जांपल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में क्या होता है, साइडें सब इक्वल होती हैं, ये साइडों के इक्वल का निशान है, और एंगल जो है, ईच एंगल इसमें 90 का होता है। ठीक है, तो स्क्वायर हमारा इसका एक एग्जांपल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखिए, अगर हम कोई हेक्सागन बनाते हैं, देखिए उसकी साइडें इक्वल होनी चाहिए, ऐसे बना दिया, ऐसे, ये जो है ना थोड़ा वैसे बन रहा है, साइडें जो है इसकी इक्वल होगी, ये आया और यहाँ तक हेक्सागन बनाना है, ये ऐसे, इस तरीके से अगर मैं हेक्सागन बनाऊं और इसकी साइडें 1 2 3 4 5 ये सब इक्वल हैं, तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये हमारा हेक्सागन हो गया, हेक्सागन। ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा रेगुलर पॉलीगन। तो जिसके एंगल, हर एंगल इक्वल हो, हर साइड उसकी जो है इक्वल होगी, तो उसको हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इसी क्रम में अब इसका आता है इरेगुलर। इरेगुलर पॉलीगन, इसका क्या होगा, ये इसका अपोजिट होगा, क्या होगा, एन इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर होगा, इसको सही लिख लें, ये इरेगुलर ऐसे, ठीक है, इरेगुलर, एन इरेगुलर पॉलीगन, irregular polygon does not have equal sides and equal angle, does not have all its sides equal, ठीक है ना, an irregular polygon does not have all its sides equal and not all the angle equals, and not all the angles equal, इसको कहेंगे इरेगुलर पॉलीगन। जैसे इसमें क्या होगा, जैसे हम ले लेते हैं रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है ना,
ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल इसका एग्जांपल। इसमें क्या होता है रेक्टेंगल में? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं, लेकिन चारों साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है ये हमारा रेक्टेंगल जो होगा ये हमारा कहलाएगा इर्रेगुलर पॉलीगन। ये हो गया हमारे पास। और ऐसे हम ले सकते हैं इसमें स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, ट्रायंगल होता है स्केलन ट्रायंगल जो है, जैसे किसी की साइड बड़ी हो गई किसी इस प्रकार से, तो ये हमारा स्केलन ट्रायंगल हो जाता है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, वो भी हमारा जो है इरेगुलर। तो रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन का मतलब ये हो गया। रेगुलर पॉलीगन में तो क्या होगा, ऑल पॉलीगन साइड्स एंड इंटीरियर एंगल आर इक्वल, इसमें इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें जो है इरेगुलर में साइडें चारों जरूरी नहीं इक्वल हो, ये होते नहीं इक्वल जो है, और एंगल के इक्वल नहीं होंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है पॉलीगन के बारे में जितना बताना जाता है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन तुम्हें बता दिया गया है, पॉलीगन की सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगन है उसका जो एक्सटीरियर एंगलों का सम होगा वो क्या होगा, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। यानी कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगलों का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। जैसे यहाँ देखें, ये हमने जो है यहाँ एक पेंटागन बना रखा है, इसके साइड ए बी है, ए बी को हमने आगे बढ़ा दिया, यहाँ से BC को आगे बढ़ाया, CD को आगे बढ़ाया, DE को बढ़ाया और EA को बढ़ाया। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल मिल गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5, ये एक्सटीरियर एंगल। तो अगर मैं इन सबका सम करूंगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना, इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन सबके एंगलों का एक्सटीरियर एंगल जो है इनका सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ऐसे देखो, जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है ABC, ठीक है, ABC बना हुआ, AB को मैंने आगे बढ़ाया और BC को आगे बढ़ा दिया और CA को आगे बढ़ाया, तो इसके एक्सटीरियर एंगल एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 बन गया, ठीक है। तो इन सबका जो सम होगा वो भी हमारा 360 डिग्री होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कोई भी पॉलीगन होगा उसके एक्सटीरियर एंगलों का जो सम होगा वो हमारा 360 डिग्री होता है। और ये तो इससे एक बात तो ये पता लगती है, दूसरी बात इससे पता लगती है साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अगर हमें मान लिया, अब हमें ये तो मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। अब यदि मान लिया एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और वो हमारे से पूछे कि बताइए इस पॉलीगन की साइड कितनी होगी, साइड पूछ लेता है, साइड फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है 360 जो होता है उसको हम डिवाइड कर देंगे उस एंगल से जिसकी हमें वैल्यू दे रखी होगी। जो एक एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट दे रखा होगा ना, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है उसकी साइड आ जाएगी। तो यानी हम इस क्वेश्चनों में हम इनकी जो है साइड भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम साइड का कर देंगे। जैसे मान लिया हमारे पास कोई पॉलीगन है, ठीक है, हमें उसकी साइड मालूम करनी है, और एक्सटीरियर एंगल जो है, एक एक्सटीरियर एंगल जो है 45 डिग्री है। मान लिया कोई पॉलीगन हमें दे रखा, हमें नहीं पता कितनी साइड है, कोई पॉलीगन हमें दिया हुआ है और उसके हमें पॉलीगन होगा तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। अब मान लिया उसका एक एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू दे रखी है वो 45 डिग्री दे रखी है एक एक्सटीरियर एंगल की। और अगर हमें ये बताना है कि पॉलीगन कितनी साइडों का है, तो हम क्या करेंगे, 360 में से इसको जो है 45 डिग्री जो एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी ना उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा हमारा जो है 8 टाइम्स चला जाता है। तो यानी वो जो हमारा पॉलीगन होगा उसमें कितनी साइड होंगी, 8 साइड होंगी, और 8 साइड को हम ऑक्टागन कहते हैं। तो ऐसे भी हमने इससे हम जो है सम तो हमें मालूम हो गया, हम इससे साइड भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एनी क्लोज्ड पॉलीगन विद 4 साइड्स 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। ऐसी कोई क्लोज्ड पॉलीगन हो जिसकी 4 साइड हो, 4 एंगल्स हो और
4 वर्टिसेस हो वो हमारा क्या रहता है क्वाड्रिलेटरल। जैसे मैंने ये बना रखा है ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें हमारी 4 साइडें कौन कौन सी हैं, इसमें साइड्स जो हुई, साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। इसको मैं ए भी कह रहा हूँ, बी ए भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बी सी को सी डी भी कहा जा सकता है। तो ये 4 तो साइड होगी, और एंगल्स कितने होंगे, एंगल्स हमारे 4 होंगे। कौन कौन से, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये 4 एंगल हो गए हैं। और वर्टिसेस देखो, वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस होते क्या है, ठीक है, जहां पर 2 साइडें आके मिलती हैं, जैसे ए बी और सी बी, ये मिली कहां पर, बी पर, तो ये हमारा वर्टिसेस हो गया। जैसे देखें बी ए और डी ए कहां पर मिली है, ये ए पर, तो इसके वर्टिसेस क्या हुए, ए, वर्टिसेस ए, वर्टिसेस बी, वर्टिसेस सी और वर्टिसेस डी। तो ऐसी जो फिगर होगी उसको हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं, ठीक है ना। जो हमारा चैप्टर ये है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स के बारे में, तो ये क्वाड्रिलेटर हो गया। अब इसके थोड़ी और जानकारी तुम्हें देते हैं, साइड हम कैसे कैसे साइड देखते हैं। देखिए इसमें आता है पहले अपोजिट साइड्स। अब अपोजिट साइड क्या होती है, जैसे ए बी है तो इसकी अपोजिट साइड होगी ये डी सी, ए बी की अपोजिट साइड डी सी या सी डी कह लो, ठीक है, ये इसकी अपोजिट है। ऐसे ए डी की अपोजिट क्या होगी, बी सी, तो ए डी की अपोजिट होगी बी सी, तो मैंने इसे कॉमन लगा दिया ए बी डी सी, यानी ए बी की अपोजिट साइड डी सी और ए डी की अपोजिट साइड बी सी, ये अपोजिट साइड होती है। इसी प्रकार से एक होती है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट साइड क्या होती है, इससे जैसे मतलब मैं ए बी कह रहा हूँ, तो ए बी जो है जहां पर खत्म हुआ, बी पे खत्म हुआ, यहीं से दूसरी साइड आ गई बी सी, तो ये ए बी और बी सी, तो ये ए बी की एडजेसेंट बी सी हुई, ठीक है। अब बी सी की अगर मैं देखता हूँ तो बी सी यहाँ पे खत्म हुआ, यहीं से दूसरी साइड क्या चली शुरू हो गई, सी डी, तो ए बी सी की एडजेसेंट साइड सी डी। ऐसी सी डी जहां खत्म हुआ डी पे, तो डी ए, ये इसकी एडजेसेंट साइड है, इसे कहते हैं एडजेसेंट साइड। अब मैं इसको और देखें बी ए है ना, अगर मैं बी ए कहता हूँ तो बी ए की एडजेसेंट ए डी भी है, यानी इस ए बी की एडजेसेंट साइड, ये भी एडजेसेंट साइड है और ये भी एडजेसेंट साइड है। ऐसी बी सी की ये एडजेसेंट साइड है बी सी की, और बी सी की एडजेसेंट साइड एक तो ये होगी बी सी की एडजेसेंट साइड अगर मैं लेता हूँ तो एक तो ए बी है और या फिर सी डी होगी। तो ऐसे जहां पर लाइन खत्म हुई, लाइन सेगमेंट जहां खत्म हुआ वहां से दूसरी शुरू होगी, वो एडजेसेंट साइड कहलाएगी। इसी प्रकार से होता है अपोजिट एंगल। अब अपोजिट एंगल क्या है, जैसे एंगल ए है तो इसका अपोजिट सामने ही होगा, ये अपोजिट एंगल कहलाता है, एंगल सी, तो ए का अपोजिट एंगल सी हो गया। एंगल बी है, एंगल बी का अपोजिट एंगल डी हो जाएगा, तो ये अपोजिट एंगल कहलाएंगे। और इसी प्रकार से एडजेसेंट एंगल भी होते हैं। अब एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, अब जैसे हमने यहाँ बताया था एडजेसेंट साइड क्या होती है, जैसे ये साइड है इसी के साथ दूसरी साइड शुरू हो गई, तो ऐसे जब हम एंगल की बात करेंगे, एंगल ए है तो इसके एडजेसेंट एंगल ये होगा बी, ए का एंगल बी होगा, या ए का एंगल डी होगा, ये एडजेसेंट एंगल है। बी का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, या तो डी होगा या फिर सी होगा, ये भी इसके एडजेसेंट है, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल है ये। और इसमें एक चीज और बता देते हैं, इसका जो है फिफ्थ पार्ट क्या होगा कि जो एडजेसेंट एंगलों का जो एंगलों का सम होता है वो 180 सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी जो दो एंगल ये हमारे है ना एडजेसेंट एंगल, तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ये इसका एक नियम अलग है, ये सर आगे आ जाएगा वहां बता देंगे। इसमें अभी फिलहाल हमने तो मैंने ये बताया कि क्या क्या एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल क्या होंगे। इसके बाद क्वाड्रिलेटर में काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, हम उसको करेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। किसके प्रकार से, पहला है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, इट इज ए क्वाड्रिलेटर विद वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसका एक पेयर ऑफ साइड्स होंगे वो पैरेलल होगा। जैसे हमने बना रखा है ए बी सी डी, ये हमारा एक ट्रेपीजियम है, इसमें क्या है एक पेयर ए बी पैरेलल डी सी, तो यानी यहाँ पर हमारे पास ए बी पैरेलल का निशान होता है, ए बी पैरेलल डी सी कह लो या सी डी कह लो, ठीक है। तो ये ट्रेपीजियम है, यानी ये जो एरो होता है पैरेलल का, ये इसके पैरेलल है, लेकिन ये दोनों नॉन पैरेलल है, ये दूसरे के पैरेलल नहीं। पैरेलल क्या होती है, लाइन पैरेलल लाइन क्या होती है,
पैरेलल लाइन होती हैं व्हेन वी एक्सटेंड बोथ लाइन दे विल नॉट मीट टुगेदर, कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं वो लाइनें जो है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ देख कर ऐसे हम देख कर भी बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन मैंने ये खींच दी, एक ये, तो क्या ये पैरेलल है? नहीं होंगी, क्योंकि अगर पीछे बढ़ाएगा तो कट हो जाएंगे। तो पैरेलल लाइन जो होती है वो आपस में कहीं पर भी मिलेंगी नहीं जितना इसको आप आगे तक एक्सटेंड कर दो। तो यहाँ पर जो है एक पेयर जो होगा वो तो पैरेलल लाइन होगा, जैसे ए बी और सी डी जो है ये पैरेलल लाइन है आपस में, लेकिन डी ए और सी बी जो है ये पैरेलल नहीं है। तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ाता हूँ तो कहीं ना कहीं वो आपस में मिलेंगी। तो ये ट्रेपेजिज्म हो गया पहला। इसके काइंड जरूर याद रखने क्वाड्रिलेटर की, किस किस टाइप के क्वाड्रिलेटर होते हैं। सारे क्वाड्रिलेटर हैं, लेकिन उनके जो है उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। अब देखिए एक और सेकंड नंबर था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? ए क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, जिसके जो अपोजिट साइड जो है इनका ईच पेयर जो होगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा। ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है कि उसके अपोजिट साइड जो है पैरेलल होंगे। तो जैसे हमने यहाँ बना रखा है ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो है हम अपोजिट साइड से ए बी है, तो ए बी का अपोजिट कौन सा हुआ? डी सी, ये बता रहे थे ना अपोजिट साइड अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी पैरेलल किसके हैं? डीसी के हैं, ये है, और एडी पैरेलल किसके हैं? बीसी के। अपोजिट साइड डेफिनेशन क्या है? क्वाड्रिलेटर विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। अपोजिट साइड पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी। जैसे मैंने ए बी पैरेलल डीसी, एडी पैरेलल बीसी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो बच्चे ये ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अभी आगे यहाँ हमने दो तीन बताए, तीन और बताएंगे इसका। अब प्रॉपर्टीज पहली है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इनके अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगी। कैसे? जैसे ए बी है तो ए बी की अपोजिट साइड कौन सी हुई? डीसी, तो ए बी इज इक्वल टू डीसी। और ऐसे एडी की अपोजिट साइड क्या होगी? एडी की अपोजिट साइड है बीसी, ये इक्वल होंगी। अपोजिट साइड तो यानी हमारी जो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन इसके अनुसार क्या बन रही है कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल होंगे और अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी। इक्वल भी होंगी जिसका पहला जो इसका प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और अपोजिट साइड इक्वल भी होती है। सेकंड है अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसके अपोजिट एंगल, अपोजिट कौन सा हुआ? ए का अपोजिट क्या हुआ? सी, और बी का अपोजिट क्या हुआ? डी, माने तो इसका जो है अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड ये हमारे इक्वल होंगी। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपोजिट एंगल की जो है, तो अपोजिट एंगल हमारे पास क्या होंगे? अपोजिट एंगल हमारे पास आ जाएगा एंगल ए, यहाँ पर लिख देते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ऐसे बनेगा ये। तो ये हमारे पास आ गया अपोजिट एंगल, ठीक है। दो प्रॉपर्टी होगी इसकी, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होंगी और अपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल होंगे। तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल पैरेललोग्राम में। तीसरा है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल देखिए क्या होता है। डायगोनल क्या बताया था कि अपोजिट वर्टिसेस को हम लाइन से ड्रॉ कर ज्वाइन कर देंगे, जैसे इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको, ये वर्टिसेस है ना, तो ए बी सी अलग अलग वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस, ठीक है। तो इन वर्टिसेस के अपोजिट वर्टिसेस को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो ये हमारा कहलाता है डायगोनल। तो ये कहते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे, मान लीजिए ओ पॉइंट इसमें काटा है डायगोनल ने, तो ये साइड इक्वल टू इसके होगी और ये साइड इक्वल इसके होगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या बात होगी, यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको, जो है इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि हाँ, तो यहाँ इसको इसका थर्ड पॉइंट में यहाँ लिख रहा हूँ डायगोनल इक्वल, यानी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू होगा ओ सी के और बी ओ इज इक्वल टू होगा ओ डी के, इस तरीके से। तो डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर पार्ट में बांटना। तो अगर ये दोनों डायगोनल हमने मिला दिए, ये ओ पर मिल रहे हैं, तो यहाँ ओ जो है इन दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब इसने इसको दो अलग अलग पार्टों में, इक्वल पार्टों में बांट देगा।
फोर्थ है द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 180। अब यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बताए थे तुम्हें कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, है ना, एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल ये जैसे ए है, ये ए, इसका एडजेसेंट बी भी है और इसी का एडजेसेंट एंगल डी भी है ना, ऐसे एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, तो इनका जो सम होगा वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे चौथी बात लिख देते हैं, क्या बन रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस बी या ए प्लस डी 180 या बी प्लस सी 180, जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम जो है 180 डिग्री होगा। तो ये हमारा आता है पैरेललोग्राम और इसकी ये है प्रॉपर्टी जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन होती है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो वहां पर हमें जो है इन सब बातों का ध्यान रखना है। पैरेललोग्राम दे देगा, वो ये साइड दे देगा और ये वाली साइड मान लो दे दी, अब तुम्हारे से पूछे भी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब अगर तुम्हें इसकी डेफिनेशन याद है, तुम्हें इसकी प्रॉपर्टी याद है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है, तो अगर जितनी ये है उतनी सामने वाली होगी, तो ये प्रॉपर्टी वहां काम आएंगी सारी। इसके बाद हम चलते हैं, थर्ड है रोम्बस। अब रोम्बस किसे कहते हैं, ए पैरेललोग्राम विद ईच साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। देखो यहां पर इसने कह दिया है ए पैरेललोग्राम, जैसे इसने पैरेललोग्राम कहा इसका मतलब जो हमने पैरेललोग्राम पढ़ा है उसकी सारी कंडीशन इसमें लगेगी, जो कंडीशन थी पैरेललोग्राम की वो सारी यहां लगेंगी। लेकिन इसके अलावा उसने कह दिया विद ईच साइड ऑफ इक्वल लेंथ, यानी इसके हर एक साइड जो है इक्वल लेंथ की होगी, यानी इसकी चारों साइडें इक्वल होंगी। तो जैसे जैसे ए बी, यानी हमारे पास ए बी इक्वल टू होगा बी सी, इक्वल टू होगा सी डी और इक्वल टू होगा डी ए, यानी चारों साइडें जो है इसकी इक्वल होंगी। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी इसको हम कहते हैं रोम्बस। ठीक, तो मैंने कहा ना पैरेललोग्राम में तो पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन रहेगी। हमने इसमें क्या पढ़ी थी, अपोजिट साइड है इक्वल, तो इसमें भी हमारी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। देखो अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, ठीक, जो पैरेललोग्राम की वो है। और इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये अलग है। इसके जो डायगोनल होंगे, जो हम डायगोनल खींचेंगे इसके, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये है बाइसेक्ट तो करेगा, दो पार्ट में तो बांटेगा, लेकिन एट राइट एंगल पे, यानी ये इसका 90 डिग्री पे बांटेगा, ये हर एंगल को जो है ये 90 डिग्री पर। तो बाइसेक्ट तो कर रहा है, ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये ओ हमने पॉइंट मान लिया, तो बाइसेक्ट तो कर रहा है। बाइसेक्ट मैंने अलग बिल्कुल सेम दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है, सेम पार्टों में, लेकिन इसके जो डायगोनल होंगे वो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन करते हैं एट राइट एंगल, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने बताया कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड इक्वल है, यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल या ऐसा पैरेललोग्राम है चारों साइड इक्वल है। अब चारों साइड इक्वल जो है वो तो स्क्वायर की भी होती है, तो इसमें और स्क्वायर में कुछ डिफरेंस है, तो उसको जो है वही बताएंगे। तो ये हमारे पास रोम्बस का आ गया। ठीक है, तो ये हमारे तीन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इसमें रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल क्या है, ए पैरेललोग्राम विद राइट एंगल एंड इक्वल अपोजिट साइड, यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम की बात आ गई ना, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम थी में है वो यहाँ चलेगी, क्योंकि उस पैरेललोग्राम में क्या होगा, राइट एंगल एट इक्वल अपोजिट साइड। एक तो राइट एंगल होंगे, ठीक है ना, एंगल जो राइट एंगल होंगे 90 डिग्री होंगे, और इनकी अपोजिट साइड जो है वो हमारी इक्वल होगी। जैसे ये बनाया हमने यहाँ पर, देखिए ए बी सी डी रेक्टेंगल है, इसका ईच एंगल जो है 90 डिग्री होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में हमें मालूम है अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, ठीक है ना, तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी। तो रेक्टेंगल क्या हो गया कि एक ऐसा रेक्टेंगल को हम डिफाइन करें तो ये बन जाएगा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड इक्वल भी है, अपोजिट साइड पैरेलल भी है, ठीक है, और ईच एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ हमने रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम से कहा है, तो जब हम पैरेललोग्राम कहेंगे तो हमें फिर ये दिखाने की जरूरत है कि पैरेलल इसलिए इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल अपोजिट साइड। पैरेललोग्राम कहती है अपना सारी कंडीशन जो सारी प्रॉपर्टी उसकी पैरेललोग्राम की आ जाती है। लेकिन मैं यहाँ ध्यान रखूंगी राइट एंगल होना चाहिए ईच एंगल, और अपोजिट साइड जो वो इक्वल होगी। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो, वही चीजें जो पैरेललोग्राम में थी।
तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये बताया ना, अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, यही पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी थी। ईच एंगल इज 90, एंगल हर एक जो है 90 डिग्री होगा। डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ, अब इसमें डायगोनल्स हैं, जैसे हमने डायगोनल मैंने बताया ना, ये डायगोनल AC डायगोनल हो गया और ये BD डायगोनल हो गया, जिसने इसको O पर काट दिया। तो ये डायगोनल जो होंगे ये इक्वल लेंथ के होंगे। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं देता हूँ AC, डायगोनल AC इज इक्वल टू होगा डायगोनल BD या DB कह दे, ठीक है। ये डायगोनल है, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये दोनों इक्वल जो है लेंथ जो होगी इक्वल होगी। बच्चे ये चीजें जो है जब एक्सरसाइज करो, बार बार कह रहा हूँ, एक्सरसाइज जब करेंगे वहां पर हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। कि अगर हमारे एक डायगोनल की उसने लेंथ दे दी तो दूसरे डायगोनल की पूछेगा तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल की इक्वल लेंथ होती है डायगोनल की। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दोनों हमारी डायगोनल इक्वल आ गए। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वही जो पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट में तो मैंने ये इसके इक्वल होगा और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। बाइसेक्ट यानी बराबर पार्टों में, यानी AO इज इक्वल टू OC होगा, इसको मैं लिखता हूँ AO इज इक्वल टू OC होगा और दूसरा BO इज इक्वल टू OD होगा। ये बाइसेक्ट हो गया, यानी डायगोनल जो आपस में जहां मिलेंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी प्रॉपर्टी और ये हो गया रेक्टेंगल। अगली बात इसके बाद आता है स्क्वायर। अब स्क्वायर में देखिए, स्क्वायर में कहते हैं ए रेक्टेंगल, अब इसने क्या कहते हैं रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज लगा रखी वो सारी चलेंगी। ए रेक्टेंगल विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ, लेकिन वहां पर क्या है, रेक्टेंगल तो है ये लेकिन उसकी जो है ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी। रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड इक्वल होती थी, ठीक है ना। तो अगर उस रेक्टेंगल की अपोजिट साइडों को इक्वल करने के बाद चारों साइड इक्वल कर दें तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो इसलिए स्क्वायर की डेफिनेशन है ए रेक्टेंगल विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर जैसे ये हो गया AB, इसमें अगर इक्वल साइड है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो साइड कौन कौन सी है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD और इज इक्वल टू DA, ऐसे चारों साइड इसकी जो है ये इक्वल होंगी। पहली प्रॉपर्टी। अपोजिट साइड्स पैरेलल, वही जो पैरेलल रेक्टेंगल में चल रहा है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी, ठीक। और इसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और इसमें जो है ये बाइसेक्ट करेगा, अभी कहां करेगा, राइट एंगल पे, यानी ये जो है राइट एंगल पे काटेगा ये और बाइसेक्ट भी करेगा और इसको राइट एंगल पे भी काटेगा। इसका मतलब एंगल जो बनेगा AOB या BOC या COD या DOA, हमारे सारे जो हैं वो क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, राइट एंगल पे काटेगा, ठीक है। और करेगा बाइसेक्ट, ये इसके इक्वल है, बाइसेक्ट तो पता चल ही गया कि इस प्रकार से डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो ये कहता है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करना है। तो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि एंगल AOB, अगर O पे काट रहा है यानी एंगल AOB या एंगल BOC या एंगल COD या एंगल DOA, ये सब जो है 90 डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री है और बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बाइसेक्ट मतलब AO, ये कंडीशन ये भी है कि AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD, ये भी कंडीशन है इसमें लगी हुई, ठीक है ना, ये कंडीशन भी इसमें आएगी। तो इस प्रकार से ये हमारा राइट एंगल हो गया। और इसमें एक चीज रह गई है, हाँ यहाँ पे लिखा अगला पार्ट, ये 3 पार्ट हो गया, चौथा पार्ट ये ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, इसके ईच एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और डायगोनल ऑफ इक्वल लेंथ, जो रेक्टेंगल में मैंने ये पढ़ा था डायगोनल आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो क्योंकि ये रेक्टेंगल का ही वो है शेप, रेक्टेंगल से तो बना हुआ है, रेक्टेंगल विद इक्वल, तो इसमें भी हमारे डायगोनल इक्वल होंगे। इट मींस इसमें हमारे पास क्या होगा, AC, डायगोनल AC इज इक्वल टू किसके होगा, डायगोनल BD के, ये भी होगा यहाँ। और ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इसके सारे एंगल जो है 90 डिग्री के हो गए, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 डिग्री। अब बच्चे इस मैंने जो बताया था, तुम्हें जो रोम्बस बताया था रोम्बस में, और मैंने कहा था स्क्वायर में, रोम्बस में, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है,
और उसके डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं इसमें राइट एंगल पे। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है, ये चीज, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। रोम्बस में एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में जो है हर एंगल जो है 90 डिग्री होगा। सिर्फ यही बात जो है इसको रोम्बस से अलग कर देती है, समझ ना? तो इसलिए रोम्बस में और स्क्वायर में ये डिफरेंस है कि वहां पर है वही बात, चारों साइड इक्वल होंगी, ठीक है, जो हमने अभी इससे पहले उसका करा है। रोम्बस में जो हमने पढ़ा था कि उसमें चारों साइड उसकी इक्वल होती हैं और डायगोनल होते हैं ईच अदर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। जैसे इसमें वही चीज है, लेकिन एक चीज नहीं, वहां पर ये नहीं लिखा था कि ईच एंगल 90 डिग्री, वहां 90 डिग्री नहीं है, वहां पर अगर 90 डिग्री का अगर बन जाता है तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो है रोम्बस में और स्क्वायर में डिफरेंस है। इसके बाद लास्ट है हमारे पास काइट। काइट क्या होती है? एक क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। यानी इसमें जो है काइट में क्या होगा, एडजेसेंट साइड जो पेयर का वो इक्वल होंगे। जैसे जैसे यहाँ पर AD है तो AD का एडजेसेंट साइड हमारा DC है, ठीक है, ऐसे पेयर होंगे। ये AD AB के नहीं होगा, ये भी एडजेसेंट साइड है, ये नहीं होगी। AD यहाँ पर क्या होगा, जैसे AD है तो AD इक्वल होगा DC के, AD DC एक पेयर ही बन गया, और ये इसके बराबर होगा AB इक्वल टू BC, ऐसे ऐसे होगा, ठीक। पहली बात तो ये होगी, एक क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, एडजेसेंट साइड भी इक्वल होंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। डायगोनल्स होंगे, जैसे डायगोनल ये खींचा हमने, ये और ये डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक दूसरे पर क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, यानी 90 डिग्री पे होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। अब यहाँ पे थोड़ा अंतर है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है कि एक जो डायगोनल होगा वो दूसरे वाले को बाइसेक्ट करेगा, दूसरे डायगोनल को, इसमें ये है। तो हमने यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने ये एक डायगोनल AC खींचा और एक हो गया BD। अब यहाँ पर इस BD ने AC को बाइसेक्ट करा है, ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है ना? तो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक डायगोनल यानी BD डायगोनल ने किसको बाइसेक्ट किया है? AC को, ठीक है। काइट में ये ध्यान रखना, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, जो दो डायगोनल खींचे उनमें से एक डायगोनल जो होगा वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, तो इसको यहाँ पे बाइसेक्ट कर देगा। O पर मानो काटा तो AO इक्वल टू OC होगा, तो यहाँ पर हमारे इसके हम क्या कर देंगे? AO इक्वल टू OC, ये होगा, ये नहीं होगा DO इक्वल टू OB। फिर बता रहा हूँ, सिर्फ एक डायगोनल बाइसेक्ट होगा। उसके बाद एंगल A इक्वल टू एंगल C, जो डायगोनल हमारा देखो जो बाइसेक्ट हो रहा है ना, इसके साथ जो एंगल हो रहे हैं वो एंगल इक्वल होंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा, लेकिन B और D इक्वल नहीं होंगे। तो बच्चे ये सारा हमारा क्वाड्रिलेटरल था, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन, उसके काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सारा बता दिया। तो ये यहाँ पर हमारा जो है खत्म हो जाता है। इसका इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये ऊपर लिखना यहाँ भूल गए, इंट्रोडक्शन है ये, लास्ट में याद आ रहा है इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है इसमें जो है, ठीक है, चैप्टर 3 का। अब इसके बाद जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे।